निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्यों किया गया? कभी आपके मन में ये प्रश्न आया भी होगा तो आपको पता ही नहीं होगा। समझ में आई बात? आया ही नहीं है पहली बात तो। शकल पे जो ये मुस्कान आई ना, ये देख के ही पता चल गया कि आपको इस मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है ना? जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, तो इसीलिए जाति के आधार पर आरक्षण भी है। तो आरक्षण सिर्फ शिक्षा में नहीं है, आरक्षण राजनीति में भी है, क्योंकि राजनीति देश की रूपरेखा को तय करती है। और जब तक जिस समुदाय पर अत्याचार हुआ है, जब तक उस समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक उस समुदाय की दशा और दिशा ठीक नहीं हो सकती है। ये चीज हमारे संविधान निर्माता बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने जिन समुदायों के साथ, जिन वर्गों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव हुआ है, उनको भारत की राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया है और कहा है कि इन सीटों पर सिर्फ इस जाति के ही व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रत्याशी इसी जाति का होगा। इस जाति के बाहर का व्यक्ति यहां से प्रत्याशी नहीं बन सकता। समझ में आई बात? तो यह है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। समझ में आई बात? बहुत स्पष्ट सी बात बताई मैंने आपको कि जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था भारत में, इसीलिए जातीय आधार पर ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है भारत में आरक्षण के तौर पर। अभी स्पष्ट तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है जातीय आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है, उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगे और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। समझ में आई बात? स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। क्या है पृथक निर्वाचन मंडल? ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। पृथक निर्वाचन मंडल वो निर्वाचन मंडल होता है कि जिसके लिए सीट आरक्षित है, सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, उनके अलावा कोई और वोट नहीं डाल सकता उस क्षेत्र में। मान लीजिए कि अगर एससी के लिए आरक्षित है सीट, तो एससी वर्ग के लोग ही वोट डालेंगे। वहां रहने वाले एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं डाल सकते। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। समझ में आई बात? इसे क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल। तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में फूट डालने के लिए ये किया, लेकिन हमारे पूज्य गांधी जी ने अंबेडकर साहब को मनाया और पूना पैक्ट के तहत इस चीज को खत्म करवाया कि एससी एसटी समाज को निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण जरूर मिलेगा, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन मंडल नहीं मिलेगा। वहां रहने वाले हर समूह को वोट डालने का अधिकार होगा, पर हाँ, सीटें आपके समुदाय को और आपके समाज को ही दी जाएगी आरक्षण के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के। समझ में आई बात? आगे पढ़ूंगा। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। इसका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था
अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। ठीक है, इसे कहते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित है उसी समुदाय का व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार वहां रहने वाले सभी नागरिकों को होगा। समझ में आई बात? अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़ी समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। समझ में आई बात? कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे यह कौन तय करता है? किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, और कौन तय करता है कि किन निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण होगा? समझ में आई बात? ये कौन तय करता है, इसका भी उत्तर जान लेते हैं भाई। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों को पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य अपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए भी इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संख्याओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीट आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। इसे हम अस्थायी सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया पर उसे पारित नहीं किया जा सका, लेकिन इस बार लाया गया था और इस बार पारित कर दिया गया है। समझ में आई बात? लेकिन कहा जा रहा है कि 2029 के बाद वो लागू होगा, जिसे नारी वंदन अधिनियम कहा गया है। तो इस प्रकार से परिसीमन आयोग ये तय करता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र किस समुदाय के लिए आरक्षित होंगे, अर्थात SC ST में से किसके लिए आरक्षित होंगे। और प्रमुख तौर पर यही देखा जाता है कि जहां उनकी संख्या ज्यादा होती है वही सीट उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। तो ये तरीका है भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का। और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्यों किया गया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।